राजनीतिक सवाल जो हमेशा हिमांशु पूछा जाता है, हिमांशु, वो ये कि सरकार लाभार्थियों का जिक्र हमेशा करती है कि इतने स्कीम्स हैं, इतने लाभार्थी हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्य पार्टियां जब करती हैं तो शब्द आ जाता है रेवड़ियां वो बांट रही हैं। अब ये जो सैलरीड क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो किस तरह की उम्मीदें रखे? और क्या चुनावी साल है ना, आखिर इससे कोई आंखें नहीं बंद कर सकता कि 9 राज्यों के चुनाव में जम्मू कश्मीर हो गया तो 10वां राज्य इस बरस, अगले साल लोकसभा चुनाव, उसके मद्देनजर किस तरह की पोजीशनिंग होगी? देखिए, बिल्कुल पोजीशनिंग होगी और इस बार वोट पर भी ध्यान होगा और अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान होगा। जो बात आप कह रही हैं, रेवड़ी कल्चर को लेकर प्रधानमंत्री भी टारगेट कर चुके हैं और उनका ये कहना है कि मोदी सरकार ये कहती है कि जो हम वेलफेयर स्कीम चलाते हैं वो व्यक्ति विशेष को ध्यान में नहीं रख के एक वर्ग को ध्यान में रख के चलाते हैं, जिससे जो व्यक्ति निचले स्तर पर है उसका जो जीवन स्तर है वो एक स्टैंडर्ड लाइफ तक आए। जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए वो हर व्यक्ति के लिए जो है रेवड़ी नहीं बांटते हैं। उनका मानना है जो गरीब तबका है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, उसको फायदा मिले, उसके जीवन स्तर में सुधार हो। तो वो ये बताते हैं रेवड़ी कल्चर और सोशल वेलफेयर स्कीम जो है उसमें क्या अंतर है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि गरीब कल्याण योजनाएं जो है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है जमीन तक उतारा जाए, जिससे आम जनता को फायदा मिले। डायरेक्ट रूप में जो टैक्स रिबेट की बात है वो नहीं मिले, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आदमी के लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसके स्तर को ऊंचा करने के लिए जो काम सरकार को करना चाहिए वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप देखिए कि शौचालय बनाने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये तमाम योजनाएं हैं। और 10:15 बजे बैठक होगी, कहां पर फोकस होगा धीरे धीरे साफ हो जाएगा। आलोक जी, ये सच है कि गरीब कल्याण योजनाएं तो आपकी सरकार भी चलाती थी, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तमाम योजनाएं हैं, लगभग इस तरह की योजनाएं आप भी चलाते थे। लाभार्थियों की नजर तो आज लाभ पर ही होगी ना कि हमें क्या कुछ और अच्छा मिलेगा, कुछ बढ़ेगा जो हमारे हिस्से में आ रहा है। देखिए, हमारे संविधान में है पूरी तरह से वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए। हमारा जो राज्य है वो एक वेलफेयर स्टेट है कि उसके अंदर पूरी तरह से जो पॉलिटिकल साइंस में राज्य और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो 23 जो फ्लैगशिप प्रोग्राम हमारे थे वही 23 नाम बदलकर मोदी सरकार चला रही है। लेकिन दुर्भाग्य है आज कि एक सरकार ऐसी है जो रेवड़ी क्या है और लाभार्थी स्कीम क्या है उसका निर्णय करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अटकी पड़ी हुई है। मुझे लगता है मोदी जी के ये जो दोहरे पैमाने हैं, कौन मानक तय करेगा? फिर कौन बताएगा कि रेवड़ी क्या है और लाभार्थी क्या है? किस लिए? तो किस लिए, कैसे, किस आधार पर ये मानक तय किए जाएंगे? अगर मान लीजिए यूपी में फ्री लैपटॉप बांटे जाते हैं तो वो रेवड़ी हो जाता है, अगर कोई और स्कीम का अनाउंसमेंट होता है तो वो लाभार्थी हो जाता है। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। एक छोटा सा सवाल है कि लाभार्थी स्कीम कौन सी है? सरकार ही तो चला रही है ना दोनों को। उसका निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट में सालों साल ये अटका रहेगा कि लाभार्थी क्या है, रेवड़ी क्या है। ये केवल मोदी साहब के चुनावी भाषण है। 5 किलो राशन को मोदी साहब के सांसद कहते हैं फ्री फंड में दे रहे हैं, संसद में खड़े होकर। वो तो लाभार्थी हैं, फिर वो रेवड़ी नहीं है, फ्री फंड वाले। बिजली देना का वादा करना इलेक्शन के टाइम में क्या है? आज आलोक शर्मा हमें बताएंगे। क्या बीजेपी ने नहीं किया? बिल्कुल सभी पार्टियां कर रही हैं। तो मोदी जी, क्या है? मैं वही कह रहा हूँ ना, मोदी जी, मैं फिर कहूंगा, मोदी जी के जो दोहरे पैमाने हैं ना, दोहरे मापदंड है जो, ये गलत है। आप डिफाइन कीजिए ना, आप सरकार में बैठे हैं, देश की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत से सरकार में बैठाया है। आप बताइए ना रेवड़ी क्या है, उसको बंद कीजिए। आप क्यों नहीं बंद करते? आप एक मिनट, नहीं, गुजरात का चुनाव आया तो मोदी साहब ने कहा 2 बाटले फ्री मिलेंगे, वो किसके? गैस के सिलेंडर के। वो क्या था? वो लाभार्थी स्कीम थी या वो 2014 से पहले? सर, जब आपकी सरकार थी तब आपने क्या लाभार्थियों के तहत दिया और क्या आपने जो वेलफेयर स्कीम्स के तहत दिया? वो कुछ भी रेवड़ी की श्रेणी में नहीं आता था। मैं समझता हूँ ये लाभार्थी शब्द और रेवड़ी शब्द तो इजाद ही अब हुए हैं। हमने वेलफेयर स्टेट में जो होना चाहिए था वो किया। अगर इंदिरा गांधी आवास योजना थी, राजीव गांधी विद्युतीकरण था, तो वो पूरी तरह से गाँव में था। बिजली का कनेक्शन कौन लेगा जिसके पास नहीं? लेकिन मुद्रा लोन क्या था फिर, जिसके अंदर एनपीए 90% से ज्यादा है, वो क्या था? वो रेवड़ी थी कि नहीं थी? ठीक है, छोटा छोटा कमेंट सबसे लेते हैं। अंतिम बात कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात आपने कही कि साहब बहुत अच्छा चल रहा है। अरे भाई, यूपीए के समय में जो जीडीपी ग्रोथ रेट की एवरेज थी वो 8.1% थी। आज मोदी साहब के शासनकाल में 9 साल का एवरेज 4.1% है। 8.5 से घटते 6 पर आ रहे हैं। 41% इंपोर्ट चाइना से बढ़ा है। पर कैपिटा इनकम 25% चीन पर अलग से बात कर लेंगे और जो अब व्यापारिक असंतुलन है। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए कि देखिए ओपीएस, मुझे लगता है कि ओपीएस को लेकर, पुराने पेंशन स्कीम को लेकर भी बहुत, और कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सफलता चख लिया है ओपीएस के बहाने। अब बीजेपी भी बैकफुट पर है।
महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम भी नकारात्मक नहीं है ओपीएस को लेकर। क्या वहां पर फिस्कल प्रूडेंस नहीं आता है? वहां पर आप फिर वैट बढ़ाते हैं क्योंकि आपको भी तो अर्थव्यवस्था को संभालना है आखिरकार राज्य का। तो ये जो एक के बाद एक ऐसे लोक लुभावन वाले वादे पार्टियां कर रही हैं और उसके बहाने सफलता चख रही हैं, वो कहां पर जाके रुकेगा? नहीं तो क्या, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और ओपीएस लागू था, उन्होंने आकर खत्म किया उसको, जब उस समय पर 3 साल तक वो चला, तो क्या वो लोक लुभावन था? क्या जिस समय पर ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही थी, जब देश ने तरक्की नहीं की, क्या तब हाईवेज नहीं बने? तब क्या बांध नहीं बने? तब क्या बड़े उद्योग नहीं बने? क्या गरीबी रेखा से 12.5 करोड़ लोग यूपीए 1 में बाहर नहीं आए? यहाँ तो मोदी जी के आने के समय के बाद बिलो पॉवर्टी लाइन 6.5 करोड़ लोग और पीछे चले गए। घड़ी पर नजर रखिए, 10 मिनट में कैबिनेट की बैठक होगी। ये आप देख रहे हैं संसद भवन की तस्वीरें। जल्दी से युद्धवीर जी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो किसानों को या अन्य लाभार्थियों को दिया जाता है, उस पर आपकी क्या राय है? 2 लाइन में जल्दी से। नहीं, मैंने तो शुरू में कह दिया, बैठते ही कहा कि हम इस तरह की किसी स्कीम के हिमायती नहीं है। हमको हमारी खेती पे हमको हमारी कीमतें चाहिए, खेती को लाभकारी बनाए सरकार।